नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं तुल चौरसिया। पिछले हफ्ते मोदी जी द्वारा छेड़े गए भारत के उत्तर कोरियाकरण अभियान का विजेता सामने आ चुका है। भक्ति के लिए जिस संपूर्ण समर्पण की जरूरत होती है वह इसमें भरपूर दिखी। भक्ति की पहली शर्त है कि देवता के प्रेम में आंखें स्वयं बंद हो जाती हैं। व्यक्ति मन की आंखों से अपने आराध्य को देखता है। यह आदमी उस अवस्था को पार कर गया। आंखें खुली ही नहीं, बस भक्ति जुबान से झरझर झरती रही। नमस्कार मोदी जी, मैं जन्मदिन की अनेक अनेक बधाइयाँ, जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे, ये तो सारे आपको बोलते होंगे और हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने आपको बोला होगा। भक्ति की चरम अवस्था में जैसे मीराबाई को अपने गिरधर गोपाल साक्षात नजर आए, जिस प्रकार उन्होंने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण प्राप्त किया था, गुजरे जमाने का यह फ्लॉप एक्टर भी मोदी जी के प्रेम में उसी चरम अवस्था को प्राप्त हुआ। एक तो मैं आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं समझता, इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है कुछ इसको, मैं आपको एक्चुअली विष्णु अवतार समझता हूँ। एक इसलिए विष्णु अवतार कह रहा हूँ मोदी जी कि जब से आप आए हैं ये देश जो है, ये देश ने एक ऐसा परिवर्तन देखा, ये देश के लोगों ने एक ऐसा परिवर्तन देखा कि जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैं आपको विष्णु अवतार कहता हूँ। इस घटना की रोशनी में पैदा हुई स्थितियों से निपटने के लिए मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में शाहरुख, आमिर, सलमान समेत तमाम एक्टर एक्टराओं की एक आपात बैठक हुई, जिन लोगों ने मोदी जी को जन्मदिन की बधाइयां भेजी थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये अवसर न केवल आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए भी गर्व और प्रेरणा का क्षण है। आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। Once again, happy birthday, Modi ji. Wishing you a very happy birthday, sir. Would like to wish him all the best and hope to continue to support him in working so hard. इस बैठक का एजेंडा एक सूत्रीय और एकदम साफ था। आखिर एक से बढ़कर एक एक्टरों की मौजूदगी, अथक मेहनत और परिश्रम के बावजूद एक 2% का रिटायर्ड फ्लॉप एक्टर एक्टिंग में हमसे बाजी कैसे मार ले गया, उसे तो दुनिया कब का भूल भी चुकी है। चापलूसी के हरम में सबको पछाड़ते हुए यह खुद को सबसे आला तरीन नंगा कैसे साबित कर गया। तब बैठक में मौजूद एक नायिका, जो एक अदद नई फिल्म के असाइनमेंट के लिए जल बिन मछली की तरह तड़प रही है, उन्होंने कहा, तुम लोगों ने असली मसाला मिस कर दिया। असली वजह वहां है जहां ये टुटपुजिया एक्टर हम सबको मात देकर आगे निकल गया। देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि आपने करोड़ों अकाउंट खोले, एक अकाउंट हम मोदी जी का खोलते हैं और 140 करोड़ जो लोग जो हैं वो 1 रुपया डेली आपके अकाउंट में हम डालते हैं। हमारी जिंदगी का 1 मिनट हम मोदी जी को हवन के माध्यम से अग्निदेव को और देवताओं को निमित्त बनाकर, साक्षी रखकर आपको गिफ्ट करते हैं। यह मूल बात समझ आते ही बैठक समाप्त हो गई, लेकिन इस बकथूथन में एक बात मेरे जहन में अटक गई। अव्वल तो क्या यह संभव है कि हम सब अपने जीवन का 1-1 मिनट दान कर दें और वह मोदी जी के जीवन में ऐड हो जाए? क्या पता कोई टेक्नोलॉजी आ गई हो। आजकल तो विज्ञान का कुछ पता भी नहीं रहता। सोचिए, बंदा क्या दूर की कौड़ी खोज कर लाया था। 140 करोड़ लोग 1-1 मिनट अगर दान कर दें तो मोदी जी के जीवन काल में 140 करोड़ मिनट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएं। अगर यह संभव हो जाए तो भारत की सभी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। मोदी जी के जीवन में 2663 साल एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। इतना समय तो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए पर्याप्त होगा। खैर, मैं विषय से भटक गया। मेरी उत्सुकता इस बात में थी कि इसने पहले कहा कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं, फिर यह बोलता है कि 1-1 मिनट दान कर दें। विष्णु जी तो स्वयं अजर अमर अविनाशी हैं, उन्हें 1,00,000-2 लाख मिनट से क्या फर्क पड़ता है। साथ में 1 रुपये हर व्यक्ति वाली बात भी थोड़ी अजीब लगी। भारत के लोगों ने ऑलरेडी मोटा पैसा पीएम केयर्स फंड में दान कर रखा है और सरकार धड़ल्ले से कहती है इस पैसे का खर्च, उसका ब्यौरा किसी के बाप को भी नहीं मिल सकता। एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी गई है कि पीएम केयर्स फंड कोरोना काल में सरकार द्वारा स्थापित
एक सरकारी निकाय है। इसके बावजूद में चंदा देने वालों के नाम देने से इनकार कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये फंड सार्वजनिक है तो फिर आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं। इस पर सरकार का कहना है कि पीएम केयर्स भारत सरकार का उसके द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्थान है, लेकिन ये सूचना के अधिकार कानून के दायरे में नहीं आता क्योंकि ये निजी फंड को स्वीकार करता है। क्या पता मोदी जी को लगता हो कि पीएम केयर्स फंड का पैसा उनके खून पसीने की कमाई है। खैर, संशय और सवाल सिर्फ हम जैसे नाशवान मनुष्यों के मन में नहीं था। स्वर्ग में स्वयं युग निर्माता ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी असमंजस में गोते लगा रहे थे। दोनों पंचांग खोलकर इस गुत्थी को सुलझाने में लगे थे कि आखिर धरती पर कौन सा युग चल रहा है। उनकी माथापच्ची की वजह वाजिब थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का प्लॉट पहले से ही सेट है। गरुड़ पुराण में बाकायदा साफ साफ डील हुई थी कि कलयुग में कल की अवतार कल की भगवान ही लेंगे। उनकी सीट पक्की है। दोनों माथापच्ची इस बात पर कर रहे थे कि कहीं मोदी जी ही तो कल की अवतार नहीं है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। जिस तरह से हिंदुस्तान में पिछले हफ्ते कचौधन मची हुई थी, वह देखकर कोई भी यह समझने की भूल कर सकता था कि अब की बार मोदी अवतार। मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। मोदी जी ने जो बात कही थी उसका असर उनके 75वें जन्मदिवस पर साफ दिखा। आधुनिक युग के कुबेर देवता ने भी मोदी जी के अवतारी पुरुष होने की पुष्टि कर दी है। God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. मोदी जी का अवतार दिवस बाकियों के साथ भारत के मीडिया के लिए भी बहुत मलाइदार साबित हुआ। अखबारों ने उनके अवतार की बधाइयां छाप छाप कर मोटा पैसा बनाया। यकीन न हो तो आप हमारी ये वाली स्टोरी पढ़ लीजिए। इस मोटे पैसे के चक्कर में ही हम मोदी जी को टाइम्स ऑफ इंडिया में बधाई देने से चूक गए। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में मोदी जी को शुभकामनाएं देने की कोशिश की, लेकिन हम असफल रहे। अखबार राष्ट्रीय संस्करण में पूरे पन्ने का विज्ञापन 35 लाख रुपए, दिल्ली संस्करण में 9 लाख रुपए, शायद अहमदाबाद संस्करण में 2.5 लाख रुपए। लेकिन हमने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। इस मौके पर न्यूज लॉन्ड्री ने अपने सब्सक्रिप्शन की दरों में 25% की कटौती कर दी। इस तरह मोदी जी के 75वें जन्मदिन के मौके पर हमारा सब्सक्रिप्शन 75% की कीमत में मिलेगा। हिंदी हो या अंग्रेजी, हर अखबार का फ्रंट पेज करोड़ों रुपए की बधाई संदेशों से पटा पड़ा था। इसमें बड़ी संख्या में सरकारी विज्ञापन भी थे, यानी हमारे और आपके पैसे से अखबारों में मोदी जी को जमकर बधाइयां दी गई। इस लिहाज से हम और आप भी खुश हो सकते हैं कि बधाई के इस भेड़िया धसान में हम पीछे नहीं रहे। नेता और निजी कंपनियां ही नहीं, एक्टर से लेकर खिलाड़ी तक सब अवतार पुरुष के आगे सिजदा करते नजर आए। हालांकि चापलूसी का असली मौका तो गोदी मीडिया के हुड़कचुल्लू एंकराओं की एंट्री के बाद आया। उनके बिना यह आयोजन अधूरा रह जाता। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर मेसी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर 2022 फीफा वर्ल्ड कप की साइन की हुई जर्सी भेजी है। भाई मेसी ने भेजा है कि सर हैप्पी बर्थडे। सो मैसेज है कि डोंट मेस विथ मोदी, क्योंकि उनके पास है मेसी। सो मैसेज है कि डोंट मेस विथ मोदी। मोदी जी के अवतार दिवस पर दरबारी हुड़कचुल्लू मीडिया ने जिस समर्पण से प्रशंसा के भजन गाए, वैसी श्रद्धा तो गोदी एंकराओं ने अपने माता पिता में भी कभी नहीं दिखाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बधाई किसने दी जानते हैं? ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जो अब तक ट्रंप पर सवाल उठा रहे थे, मोदी पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। बर्थडे पर पहला फोन डोनाल्ड ट्रंप का आया है। नरेंद्र मोदी का फोन ही गनगना रहा है दिन भर, फोन पे फोन, फोन पे फोन, और फोन भी किस किस के? ट्रंप फोन कर रहे हैं। भाई बर्थडे अभी हुआ नहीं, ट्रंप ने, जैसा नहीं होता आदमी घर में लाइन लगा देता कि सबसे पहले तो मैं ही विश करूंगा 12 बजने के पहले। कैसे नरेंद्र मोदी इंडियन पॉलिटिक्स में इनविंसिबल हो गए हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे हमारे पीएम मोदी का बॉस बने, क्यों उन्हें रॉकस्टार कहा जाने लगा। चाटुकारिता का आलम यह था कि कोई मोदी जी को डायमंड तो कोई प्लेटिनम बता रहा था। हालांकि हमारी नाविका जी ने उन्हें अपने शो में लोहे से ज्यादा कीमती समझना मंजूर नहीं किया। आज हम प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के मौके पर ये शब्द आपको दे रहे हैं, जो है प्लैटिनम प्राइम मिनिस्टर। प्लैटिनम धातु बहुत कीमती और दुर्लभ मानी जाती है। आप कह सकते हैं कि अब तक की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल, उनकी योजनाएं, उनका तरीका और खास तौर पर उनके सख्त फैसले लेने का जो तरीका है वो प्लैटिनम जैसा है। 75 यानी डायमंड जुबली ईयर। 75 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा बरकरार है
और जलवा बरकरार ही नहीं है, बल्कि उसकी चमक पहले से भी ज्यादा बढ़ रही है। मैंने उसको जब भी देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा। प्राइम टाइम पर मोदी जी की रेलमपेल तारीफ के बाद भी गोदी मीडिया थका नहीं, क्योंकि कभी न थकने की प्रेरणा भी तो उन्हें मोदी जी से ही मिलती है। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? जब मोदी जी नहीं थकते तो इनके दरबारी चिंटू चापलूस कैसे थकते? लिहाजा वो हमें किस्सा सुनाने लगे, वो वाले किस्से जब मोदी जी ने उन्हें पर्सनली प्यार से पुचकारा दुलारा था। प्रधानमंत्री आएंगे और मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बट जैसे ही मैंने कहा नमस्ते प्रधानमंत्री जी, तो उनकी तरफ से आया नमस्कार अंजना जी। तो एक बात साफ थी कि हमें लग रहा था कि हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, उनकी पूरी जीवनी को, कब, किस साल, किस ईस्वी में क्या किया, ये सब हम सोच रहे हैं कि हम जानते हैं उनके बारे में, बट वो भी आपको उतना ही जानते हैं। 10 साल बाद जब मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला तो वो सीधा आए और उन्होंने हाथ मिलाकर मुझसे कहा, कैसे हो अशोक? तो मुझे लगा कि आपको याद है अशोक श्रीवास्तव के बारे में, तो मैंने उनसे ऐसे पूछा, आपको याद है? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, आखिरी बार हम विज्ञान भवन में मिले थे। अब मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि उनको इतना तक याद था कि हम आखिरी बार कहाँ मिले थे। प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा कि हाँ भाई सुशांत जी, आपका गला तो बहुत बुरी तरह से बैठा हुआ। तो मैं हैरान रह गया, मुझे लगा था शो के बारे में कुछ बोल रहे होंगे, कोई खबर के बारे में कुछ बोलेंगे, क्या हुआ है, नहीं वो 10 चीजें। उन्होंने कहा कि आपका गला बैठा हुआ है, नौकरी बहुत जरूरी चीज है, लेकिन स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। और उन्होंने बताया कि वो कहीं किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम से गए हुए, शायद केरल या कहीं गए थे, और वहां से लौटे और उन्होंने पाठशाला लगाया तो देखा कि मेरे गले की बड़ी बुरी हालत है। तो उन्होंने मुझे नसीहत दी कि थोड़ा गले का ध्यान रखिए, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और ये जरूरी है क्योंकि भाई आप काम कर रहे हैं, घर परिवार को भी साथ लेकर चलना है, तो अपना हेल्थ जो है उस पर भी ध्यान रखें। इतने तो केयरिंग है प्रधानमंत्री जी, और नाम तक याद रखते हैं। जीवन को धन्य होने के लिए इससे ज्यादा क्या चाहिए? इनकी याद प्रधानमंत्री को बनी रही, यह क्या कम है? मणिपुर वालों को क्या, उनको तो 2.5 साल बाद भी याद किया ही जा सकता है। वाकई थैंक यू मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खैर, इस नॉर्थ कोरियाकरण में क्या मजा है, जो मजा तिहाड़ शिरोमणि की चापलूसी में है। ये मसाला हमने आपके लिए बचा कर रखा था। आज उनके जन्मदिन पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए कितना बड़ा काम किया है, कैसी नई नई भविष्य की योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं, आज आपको समझ में नहीं आएगा। 2050 में जब आप पीछे मुड़कर एक बार मोदी युग के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौर में कितना बड़ा काम किया है। कि 2050 की हेडलाइंस क्या होंगी? 2050 में एक हेडलाइन ये हो सकती है कि भारत अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये हेडलाइन बन सकती है। गांव का किसान 2050 में अपने हाथ में मोबाइल फोन लेकर एआई चैटबॉट से बात कर रहा होगा कि उसे कौन सी फसल उगानी है। 2050 में हर सरकारी टेंडर की प्रक्रिया और जांच एआई से होगी, इसलिए भ्रष्टाचार उस समय ना के बराबर होगा। 2050 तक शायद भारत में एक भी गरीब बचेगा ही नहीं, सभी लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। और लगे हाथ शिरोमणि ने यह भी बताया कि कैसे पुराने दौर में लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे, और आज ये हालत है कि हर आदमी की जेब में भर भर कर नोट डाल दिया है मोदी जी ने। लोग आईफोन के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, उस समय देश के करोड़ों लोगों को गैस सिलेंडर जैसी बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिए भी घंटों तक लाइन में लगना पड़ता था। एक तस्वीर देखिए, जबकि दूसरी तस्वीर उस भारत की है जो आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जहां अब गैस सिलेंडर के लिए नहीं, राशन के लिए नहीं, बल्कि लाखों रुपए के लेटेस्ट आईफोन को खरीदने के लिए लाइन लगती है। इन हसीन सपनों की एक हकीकत है। देश का मीडिया मोदी जी के दरबार में लाइन लगाकर 90 अंश के कोण पर झुका पड़ा है। एक लाइन चित्रकूट में भी लगी हुई है, वहां देश का किसान खाद लेने के लिए दिन रात लाइन में लगा हुआ है। ये वही किसान है जिसकी आय साल 2022 में मोदी जी 2 गुना कर चुके हैं। तिहाड़ शिरोमणि से मेरी गुजारिश है कि इन्हें भी चित्रकूट से उठाकर साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक की उसी लाइन में लगा दो जहां आईफोन बोरा में और दाल जूते में बट रही है। एक आंकड़ा यह भी है कि देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर लेता है। उसको कौन सा झुंझुना देंगे तिहाड़ शिरोमणि? कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। गोदी मीडिया का ढोल फट चुका है, लेकिन फटे फटे ही बजे जा रहा है। उस फटे ढोल से जो फटीला सुर निकल रहा है, उसमें मोदी जी को मजा आ रहा है। पूरा देश हैप्पी बर्थडे गा रहा है। प्रधानमंत्री जी एक ऐसी शख्सियत है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो एक माँ है। जैसे माँ जैसी फीलिंग होती है ना, वो माँ जैसा लगता है। जैसे माँ पूछती है, अच्छा कैसे हो, क्या करना है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये खाइए, ऐसे रहिए, अपना ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो। मतलब ही सीम्स लाइक ए मदर। और कई बार मुझे लगता है कि ही इज़ ए टफ फादर। मोदी जी का बर्थडे बहुत सही मौके पर खत्म हुआ। इधर बर्थडे खत्म हुआ, उधर देश सूर्य ग्रहण की चपेट में आ गया।
एबीपी न्यूज वाली चित्रा त्रिपाठी ने इस मौके पर वक्त रहते न सिर्फ पूरे देश को आगाह किया बल्कि उसे आसन्न खतरों से निपटने का तरीका भी बताया। अंधविश्वास, टोने टोटके की चाशनी में लिपटा उनका यह शो विज्ञान के साथ साथ तार्किक पत्रकारिता की भी अर्थी है। चंद्र ग्रहण के बाद जिस तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आपदा आई थी, ज्योतिषाचार्य इस बात की आशंका जता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद कई देशों में संकट आ सकता है। साल में 2 ग्रहण पड़ने ही पड़ने हैं, वो हमें भारत से दिखाई दे या ना दिखाई दे, ठीक है। लेकिन तो अगर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं ही नेपाल में वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है, तो कुछ न कुछ तो होगा दुनिया में। नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। चित्रा त्रिपाठी के अथक प्रयासों के बावजूद देश सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से पूरी तरह बच नहीं पाया। थोड़ा प्रकोप गिरा। पहला प्रकोप H1B वीजा के ऊपर गिरा, उस पर बात करेंगे। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दोस्ती का एक अध्याय खत्म होता नहीं, उससे पहले दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। दोनों की दोस्ती का ताज़ा शिकार H1B वीज़ा हुआ है। अगर आप मोदी जी के शुभचिंतक हैं तो कहेंगे कि यह तो ट्रंप जी ने पूरी दुनिया के लिए किया है, मोदी जी के लिए तो सिर्फ 50% टैरिफ ही लगाया है। भक्त टाइप लोगों की इस बात से मैं इत्तफाक रखता हूँ, लेकिन मेरी इत्तफाकी से भारतीयों में मची अफरा तफरी तो कम नहीं होगी। Now panicked by the news of this massive H1B visa fee hike announced by President Donald Trump, several Indian passengers disembarked mid-boarding from an Emirates flight to India, leading to chaos at the San Francisco International Airport. Now the flight carrying Indian nationals, many reportedly travelling for Durga Puja celebrations, had completed its boarding and was preparing to just take off when this news broke. And this led to a reported delay of over 3 hours as the crew and the ground staff tried to manage this situation. इस पूरे किचाहिन की जड़ में डोनाल्ड ट्रंप का एक नया ऐलान है। इसने अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित वर्किंग वीज़ा H1B से जुड़े दुनिया भर के लोगों को हिला कर रख दिया। नए नियम के अनुसार 21 सितंबर सुबह 12:01 से अमेरिका में काम करने वाले किसी भी गैर आप्रवासी को तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उनके H1B आवेदन के साथ $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए का भारी भरकम शुल्क अदा न किया गया हो। पहले यह शुल्क $1000 से $5000 के बीच हुआ करता था। इस फैसले के बाद अमेरिका और भारत के हवाई अड्डों पर बेचैनी और हड़कंप दिखा। अमेरिका जाने वाली आखिरी मिनट की उड़ानों की बुकिंग में तेज उछाल आ गया। बहुत से लोग जो शादियां और दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए भारत आ रहे थे, उन्होंने आना कैंसिल कर दिया। जहाज में चढ़ने से चंद मिनट पहले लोगों ने अपनी यात्राएं रद्द कर दी। जो H1B वीज़ा धारक भारतीय अमेरिका से बाहर थे, वो भागकर किसी भी कीमत पर अमेरिका वापस पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे थे। बता दें कि दिल्ली, दुबई और सैन फ्रांसिस्को जैसे कई प्रमुख हवाई अड्डों पर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। भारत में छुट्टियां मना रहे कई IT प्रोफेशनल्स ने जैसे ही सुना कि 21 सितंबर की रात के बाद अमेरिका में प्रवेश करने के लिए भारी शुल्क देना होगा, उन्होंने तुरंत वापसी की योजना बनाई। अमेरिका लौटने की जल्दबाजी में हवाई टिकटों की मांग को अचानक बढ़ा दिया है, जिससे किराए जो हैं आसमान छूने लगे। दिल्ली से न्यूयॉर्क की उड़ानों के टिकट कुछ ही घंटों में 37,000 रुपए से बढ़कर करीब 70 से 80,000 तक पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिग टेक कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को आपात मेल भेजकर वापस अमेरिका लौटने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पर इस तरह के आंतरिक ईमेल भी लीक हुए। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को एक इंटरनल ईमेल भेजा जिसमें H1B और H4 वीजा धारकों को तुरंत अमेरिका लौटने को कहा गया। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, H1B वीजा धारक अगले कुछ समय तक अमेरिका में ही रहें। H4 वीजा धारकों को भी यही सलाह है। हमारी सिफारिश है कि दोनों तरह के वीजा धारक 21 सितंबर की डेडलाइन से पहले यानी रविवार तक अमेरिका पहुंच जाएं। व्हाइट हाउस ने अपने फैसले का औचित्य ठहराते हुए कहा, H1B वीजा अमेरिका की आप्रवासन प्रणाली में सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाने वाला वीजा था, जिसे दुरुस्त करना जरूरी था। अमेरिका को ग्रेट बनाने के वादे के साथ सत्ता में लौटे ट्रंप का तर्क है कि बड़ी टेक कंपनियां अमेरिकियों की तुलना में सस्ते वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को रखने के लिए इस वीजा का दुरुपयोग कर रही हैं। आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2023 में भारतीय पेशेवरों के लिए मंजूर हुए लगभग 70% H1B वीजा $1 लाख प्रति वर्ष से कम वेतन के लिए थी। यह अमेरिका में IT पेशेवरों के औसत वेतन से काफी नीचे है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक USCIS द्वारा अनुमोदित 60,000 आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2023 में
भारतीय पेशेवरों के लिए स्वीकृत H1B याचिकाओं में से लगभग 70% याचिकाएं ऐसी थीं जिनमें सालाना वेतन $1 लाख से कम था। बता दें कि अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक मई 2023 में अमेरिका में IT पेशेवरों के लिए औसत वेतन $1,04,420 था। भारत में अमेरिका के इस फैसले पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई है। खासकर मोदी और ट्रंप की दांत काटी दोस्ती में हर दिन भारत का जो कट रहा है उस पर विपक्ष खासा हमलावर दिखा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, मैं दोहराता हूं, भारत के प्रधानमंत्री कमजोर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों पर तंज किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे भारत की कमजोर विदेश नीति और दूसरे देशों पर बढ़ती निर्भरता का प्रतीक बताया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन और ह्यूस्टन में इकट्ठा हुई भीड़ से देश को क्या हासिल हुआ। एक तरफ राजनीतिक घमासान है, दूसरी तरफ अमेरिकी फैसले का प्रभाव है और इन दोनों के बीच भारत का विदेश मंत्रालय है जो फिलहाल इस फैसले के प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। मंत्रालय ने इस कदम के मानवीय परिणामों पर चिंता जताई क्योंकि इससे कई परिवार बढ़ जाएंगे और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। H1B वीजा से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इसके सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय पेशेवर जरूर हैं, लेकिन इस वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली कंपनियां अमेरिकी हैं। H1B वीजा में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 71% है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां भारतीय IT कंपनियों से कहीं ज्यादा H1B वीजा इस्तेमाल करती हैं। यानी इस फैसले का असर अमेरिका के IT इंडस्ट्री पर भी पड़ना तय है। ट्रंप के फैसले के बाद कभी इश्क कभी नफरत के दौर से गुजर रहे भक्तों और ट्रंप के रिश्तों में गाली गलौज का नया दौर शुरू हो गया है। इश्क वाला दौर तो आपको याद ही होगा। H1B वीजा का दौर भक्तों और ट्रंप की लंबी मोहब्बत के बीच एक पड़ाव भर है। रिलेशनशिप थोड़ा टॉक्सिक है पर मजबूरी दो तरफा है। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक भक्तों ने गरियाने का नया दौर शुरू कर दिया है। ट्रंप ने जो अभी लगातार हमारे गाल पे जो थप्पड़ मारे हैं ना, और ये जो कल ये H1B वीजा का इसका ये बहुत बेकार है क्योंकि अपना इंडियंस के कितना वहाँ पे बच्चे वहाँ नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं लोग, सारा ज्वेलरी का, डायमंड का, रोड पे आ गए लोग। दूसरी कैटेगरी के वो भक्त हैं जिन्हें लगता है कि अमेरिकी तो हैं ही घटिया लोग, वो हिंदुस्तानियों को नीची निगाह से देखते हैं। इन भक्तों का पाखंड अनपैरेलल है। ये वही भक्त हैं जो अपने देश में ये वाला वीडियो बढ़ चढ़ कर फैला रहे हैं। हेलो भाईजान। जी मुनीर जी, अगले साल तुम कितने मियाँ लोगों को जितवा सकते हो? अगले साल तो करीब 20 मियाँ लोगों को जितवा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा ज्यादा फंड्स लगेंगे। हाँ, जितना भी फंड्स चाहिए अभी ले लो तुम। क्या धन्यवाद मुनीर जी, अब देखिए मेरा कमाल। यह वीडियो भाजपा की असम इकाई ने जारी किया है। सिर से लेकर पैर तक यह वीडियो नफरत, भय और असंवैधानिक चीजों से भरा हुआ है। भाजपा के इस वीडियो को करीब 5 मिलियन लोगों ने देखा है। भक्तों की बड़ी जमात को यह वीडियो बहुत पसंद आया है। अपने देश में इन्हें मुसलमान बिल्कुल नहीं चाहिए और अमेरिका इनको पूरी तरह से सेकुलर और नस्लवाद से मुक्त चाहिए। यह पाखंड ही भक्तों का गहना है। भाजपा ने पहली दफा 2 धर्मों के बीच बंटवारे और नफरत का वीडियो जारी नहीं किया है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक डेमोग्राफिक चेंज के नाम पर यही नफरत फैलाते रहते हैं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। ये भाजपा सरकार है, एक एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेंगे और इस पर अधिकार हमारे युवाओं का,
भाजपा असम और देश भर के लोगों के मन में मुसलमानों के प्रति ये जहर भर रही है कि भाजपा को वोट दो वरना मुसलमान कब्जा कर लेंगे। भारत में अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसे या नहीं, यह सवाल बाद में आता है। पहला सवाल ये है कि असम और केंद्र में लंबे वक्त से भाजपा की सरकार है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या मोदी और भाजपा इस जवाबदेही से बच सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनको पूछने वाला देशद्रोही कहलाता है और नहीं पूछने वाला दरबारी मीडिया। घटिया। अब हम असम से सीधे उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करेंगे। यहाँ कुत्तों का माहौल एक बार फिर से बन चुका है। एक अभूतपूर्व आदेश के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने आदमियों को काटने वाले कुत्तों के लिए आजीवन कारावास की घोषणा की है। यदि कुत्ता पहली बार किसी इंसान को काटेगा तो उसे 10 दिनों तक पशु केंद्र में रखा जाएगा, और अगर दोबारा कुत्ते ने ऐसा किया तो उसे बाकी की जिंदगी वहीं रहना पड़ेगा। प्रदेश की सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, या फिर कहें कि एक कड़ा फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर आवारा कुत्ते एक बार काटते हैं तो उनको 10 दिनों तक मॉनिटरिंग रूम में रखा जाएगा, और अगर दोबारा काटेंगे तो उनको उम्र कैद की सजा होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी को अगर चुल मची हो तो अपना नाम, पता और एक हलफनामा देकर कटे हुए कुत्तों को गोद ले सकता है। ऐसे कुत्तों का माइक्रोचिप विवरण सरकार के पास रहेगा। कुत्तों को उम्र कैद दी जा रही है और हमारी संसद और विधानसभाओं को तमाम ऐसे माननीय सुशोभित कर रहे हैं जो जमानत पर रिहा हैं। एडीआर की ताज़ा रिपोर्ट, जो देश के 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल के आपराधिक रिकॉर्ड पर केंद्रित है। इसमें 652 मंत्रियों में 643 का रिकॉर्ड है। इन 643 में 302 मंत्री अपराध में लिप्त हैं। इनमें से 174 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक आरोप हैं, यानी हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध। इन लोगों के लिए कानून की गति अलग है। इनके मंत्री बनने पर भी कोई रोक टोक नहीं है। कुत्तों के लिए आजीवन कारावास है। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है, जिसे इल्मा हसन ने आप तक पहुंचाया है। असम सरकार के बेदखली अभियान के तहत लोगों के घरों पर बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। ऊपरी असम के रेंगमा के जंगलों में रहने वाले कई मुसलमानों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया है। बेदखल हुए लोगों का आरोप है कि ज्यादातर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उरियामघाट से करीब 1500 परिवार को बेदखली का सामना करना पड़ा है। प्रशासन का दावा है कि इन लोगों ने जंगल में अवैध कब्जा किया हुआ था। वहीं विस्थापित लोगों का कहना है कि नागालैंड और असम बॉर्डर के पास चल रहे बुलडोजर एक्शन में ज्यादातर मुसलमान परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। असम सरकार का कहना है कि अभियान का इंडिजिनस समुदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सिर्फ मियाँ मुस्लिम या बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमान को असर होगा। আমি মিয়া, এটাই আমার ভুল। আমি মিয়া, আৰু কি মিয়া হলে মানুহ নহয় নেকি? চবে মানুহ আছে, কোনে নকয় তহঁতি বাংলাদেশী সিমান্ত মামা কৈ আছে আমি বোলে বাংলাদেশী। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।